विद्यार्थियों इस वीडियो में पढ़ेंगे कि हरितलवक एक अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग क्यों उसको हम कहते हैं, या इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल क्यों कहते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। कोशिका के अंदर, चाहे पादप कोशिका हो जंतु कोशिका, उसमें दो ऐसे कोशिकांग होते हैं जो अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग है। तो अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग की बात करें तो दो ही है, माइटोकॉन्ड्रिया याद रखिएगा और क्लोरोप्लास्ट। तो ये बहुत बार एक परीक्षाओं में ये पूछे भी जाते हैं कि अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग कौन कौन से हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलवक के दो ऐसे कोशिकांग हैं जो अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग कहलाते हैं। पूरे स्वायत्तशासी भी नहीं है, अर्थात पूरी तरह से स्वायत्तशासी नहीं है, इस कारण इनको अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग कहते हैं। अब कारण ये कहते क्यों, इसलिए इसका कारण ये है कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया रहता है उसी के समान इसमें भी इसका खुद का डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, द्विरुजुकी डीएनए पाया जाता है। और वो हालांकि डीएनए होता है नगन, जिसमें कोई केंद्रक झिल्ली नहीं है। इसमें खुद का स्वयं का आरएनए पाया जा रहा है, स्वयं का आरएनए। आरएनए का मतलब है डीएनए है वो आरएनए का निर्माण कर सकता है अनुलेखन के द्वारा, खुद का आरएनए बना लेता है। और ये जो आरएनए बन जाता है तो ये आरएनए है वो एमआरएनए के रूप में होता है, और ये एमआरएनए है वो फिर प्रोटीन का निर्माण कर सकता है। और इसमें स्वयं का 70S राइबोसोम है। तो ये 70S राइबोसोम एमआरएनए के साथ मिलकर प्रोटीन का संश्लेषण कर लेते हैं। तो अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकाएं इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें स्वयं के डीएनए है, खुद का आरएनए है और स्वयं का या खुद का ही 70S राइबोसोम है, इसलिए ये स्वतंत्र जनन करने की क्षमता रखते हैं। हरितलवक स्वतंत्र जनन की क्षमता पाई जाती है, लेकिन ये जो स्वतः जनन की क्षमता है ये सेल के अंदर कोशिका द्रव्य में ही रहकर पाई जाती है, इसलिए बिना कोशिका द्रव्य के स्वतः जनन नहीं कर पाएंगे। तो स्वतः जनन करने की क्षमता यथार्थ स्वायत्तशासी है, लेकिन बिना सेल के भी नहीं हो सकता। इस कारण इनको अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग या सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल कहते हैं। सेल के अंदर होना इनको जरूरी है स्वतः जनन के लिए। तो इसमें जो प्रोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट होता है उसके विभाजन से नए क्लोरोप्लास्ट बनते जाते हैं। तो ये इसका अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग की बात हो गई। एक शब्द है प्लास्टिडोम। कई बार पूछा जाता है कि प्लास्टिडोम क्या है। तो प्लास्टिडोम होते हैं आनुवांशिक सूचना, क्योंकि इसके अंदर खुद का डीएनए, तो आनुवांशिक सूचना धारण करने वाले जो लवक होते हैं उन लवकों को सामूहिक रूप से प्लास्टिडोम कहते हैं। तो जो आनुवांशिक सूचना धारण करते हैं, क्योंकि इसमें खुद का डीएनए होता है तो खुद के जीन भी होंगे, तो ये कुछ आनुवांशिक सूचनाएं रखेंगे, तो इनको हम प्लास्टिडोम कहते हैं। हरितलवक को जीवित, ध्यान रखिएगा, हरितलवक को जीवित अंग भी कहा जाता है। सेल का, कोशिका का जीवित अंग भी इसको कहते हैं। एक शब्द और है नाइट्रोप्लास्ट। नाइट्रोप्लास्ट, नाइट्रो का मतलब हो गया नाइट्रोजन। तो ये ऐसे हरितलवक होंगे, ऐसे हरितलवक जिनमें एन फिक्सिंग जीन पाए जाएंगे, यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीन पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन को यौगिकों में बदलते हैं। तो ऐसे लवकों को हम नाइट्रोप्लास्ट कहते हैं। अब एक बात आती है कि हम कह रहे हैं कि ये जो हरितलवक है ये स्वतंत्र जनन करने की क्षमता रखते हैं, तो इसका मतलब ये प्रारंभ में स्वायत्तशासी थे या स्वतंत्र जीव की तरह ही इनकी उत्पत्ति हुई है। तो ये जो हरितलवक है ये आखिर किस कोशिका की तरह थे। तो जो हरितलवक है ये एक प्रोकैरियोट कोशिका के समान थे। जो प्रोकैरियोट सेल थे उसके समान गुण रखते हैं, उसके समान इसमें गुण पाए जाते हैं। और वो भी कौन सी,
जो आपकी प्रोक्रिएट सेल है, जैसे नीलरी शैवाल जीवाणु कोशिका, उसके तरह इनमें गुण पाए जाते हैं। तो कौन कौन से गुण होते हैं, जैसे इनके अंदर एक तो जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जा रहा है, और वो भी नग्न डीएनए है और वर्ताकार डीएनए होता है, तो ये पाया जा रहा है। पहली बात तो ये बिल्कुल प्रोक्रिएट कोशिका के बिल्कुल समान है। प्रोक्रिएट कोशिका में भी इसी तरह का डीएनए पाया जाता है। दूसरी बात, इसमें गुआनोसिन और साइटोसिन का अनुपात है वो एडिनोसिन और थाइमिन से ज़्यादा होता है, तो ये भी प्रोक्रिएट कोशिका के जैसा ही है। तीसरी बात यह आती है कि इनमें 17 राइबोसोम पाए जाते हैं, तो ये भी एक बड़ी इनका गुण है, बड़ा गुण है कि 17 राइबोसोम इनमें पाया जाता है। तो 17 राइबोसोम भी प्रोक्रिएट कोशिका में पाया जाता है। और इसकी चाहे बाह्य झिल्ली हो चाहे आंतरिक झिल्ली हो, उस झिल्लियों में भी काफ़ी समानता पाई जाती है प्रोक्रिएट कोशिका से रिलेटेड। तो इससे ये पता चलता है कि हरित लवक है वो सबसे पहले जब बना था तो एक प्रोक्रिएटिक सेल की तरह बना था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, फिर ये यूकेरियोट सेल का कोशिकांग कैसे बन गया, ये बात आती है फिर कि ये बन गया कैसे बना, ये कि धीरे धीरे ये फिर यूकेरियोट कोशिका का कोशिकांग कैसे बना। तो हम जानते हैं कि हरित लवक के अंदर एक इसका खुद का एक प्रकाश संश्लेषी सिस्टम है। तो माना कि जैसे मान लीजिए ये एक कोई प्रारंभिक यूकेरियोट कोशिका है, प्रारंभिक यूकेरियोट कोशिका, और ये एक हरित लवक था जिसके अंदर खुद का प्रकाश संश्लेषी सिस्टम था। इसमें प्रकाश संश्लेषी सिस्टम नहीं था। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि हरित लवक व यूकेरियोट कोशिका के बीच में, यूकेरियोट सेल के बीच सहजीवी संबंध का विकास हुआ। मतलब हुआ क्या है कि धीरे धीरे इनमें, जिसको हम कहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन, धीरे धीरे इनमें सहजीवी संबंध बनते गए। सहजीवी का मतलब है दोनों आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हुए, दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हुए ऐसे इनमें रिलेशन बन गए। तो रिलेशन बन गए तो धीरे धीरे क्या हुआ कि इन दोनों में ऐसे रिलेशन बने कि ये भी इसको फ़ायदा पहुंचा रहा है, ये भी इसको फ़ायदा पहुंचाएगा। तो इस तरह से धीरे धीरे फिर कालांतर में ये हुआ कि ये आज इस कोशिका का एक महत्वपूर्ण कोशिकांग बन चुका है। तो इसमें खुद के जनन करने की क्षमता भी अर्जित हो गई और हमारी पादप कोशिका को एक प्रकाश संश्लेषी सिस्टम मिल गया। तो इस तरह से ये सहजीवी संबंधों के कारण आज यूकेरियोटिक कोशिका एक महत्वपूर्ण कोशिकांग बन चुका है। इस तरह से ये महत्वपूर्ण कोशिकांग बन गया है। इस तरह से ये प्रारंभिक यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर जाकर फिर इसका एक महत्वपूर्ण भाग आज कोशिकांग बन चुका है। तो ये कारण क्यों हुआ, ये हुआ सहजीवी संबंधों के विकसित होने से। और लास्ट अपन टॉपिक बोल लेते हैं कि हरित लवक के कार्य क्या है। हरित लवक के कार्य, तो कार्य में सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, सबसे महत्वपूर्ण इसका कार्य है प्रकाश संश्लेषण करना। और प्रकाश संश्लेषण में हम जानते हैं कि भोजन बनता है, और भोजन में भी कौन सा भोजन बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है, और साथ ऑक्सीजन का निष्कासन भी होता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण इसका काम हो गया, प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाना। भोजन भी कौन सा बना, कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा इसके अंदर अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड्स, कुछ वसीय अम्ल बनते हैं, प्यूरिन क्षारक भी बनता है, पिरीमिडीन का भी संश्लेषण होता है, ये इस प्रकाश संश्लेषण में होता है। और अमीनो अम्ल क्या बना लेते हैं, ये अमीनो अम्ल फिर आगे जाके प्रोटीन बनाएंगे, वसीय अम्ल क्या बनाएंगे, वसा बनाएंगे, और प्यूरिन पिरीमिडीन क्या बनाएंगे, डीएनए और आरएनए का संश्लेषण करेंगे। तो इस तरह से ये भी सारा काम प्रकाश संश्लेषण के अंदर हरित लवक में होता है। एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया होती है प्रकाश शोषण के स्थल हैं। C3 पादप पढ़ेंगे अपन प्रकाश संश्लेषण। C3 पादपों में प्रकाश शोषण होता है, और उस प्रकाश शोषण में हरित लवक महत्वपूर्ण कोशिकांग होता है।
दूसरा इसका काम ये हम कह सकते हैं कि ये वायुमंडल का शुद्धिकरण करते हैं। वायुमंडल का शुद्धिकरण कैसे शुद्धिकरण करते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि CO2 और H2O से भोजन बना और फिर ऑक्सीजन निकली, जिसे C6H12 O6 बन गया और साथ में ऑक्सीजन निकली। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ये अभिक्रिया के दौरान इस्तेमाल कर रहे हैं और बदले में ऑक्सीजन का निष्कासन कर रहे हैं। तो इस तरह से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। नेक्स्ट इसका कार्य हो सकता है कि हम जानते हैं कि बहुत सारे ये और भी लवक होते हैं जैसे हरित लवक के अलावा। तो अन्य लवकों की बात करें तो ये जैसे इससे पत्तियां हरी होती है तो एक हमें आकर्षक रंग दिखता है इसके कारण से, एक हमें मनमोहक दृश्य निर्मित करते हैं। तो हमें जहाँ पर हरियाली होती है तो हमारा जो एक दृश्य है वो मनमोहक हो जाता है, हमारा उसमें मन लगता है, तो मनमोहक दृश्य ये निर्मित करता है। नेक्स्ट होते हैं कि जो लवक होता है, जो लवक है वो जैसे पुष्प होते हैं या पुष्पों में, फलों में कुछ चमकीले कलर देते हैं। तो ये जैसे ये किसकी बात है? ये वर्णीय लवकों की बात है। ये वर्णीय लवक होते हैं, ये ऐसे काम करते हैं। इसके अलावा जैसे एक अपन अवर्णीय लवक की बात करें तो जो अवर्णीय लवक होते हैं, अवर्णीय लवक उनका काम क्या है? भोजन का संग्रह करना। और उसमें कार्बोहाइड्रेट का संग्रह हो सकता है, वसा का संग्रह हो सकता है या प्रोटीन का संग्रह हो सकता है। कार्बोहाइड्रेट का संग्रह करने वालों को हमने अमाइलोप्लास्ट कहा था, वसा का संग्रह करने वालों को हमने लिपिडोप्लास्ट कहा था और प्रोटीन का संग्रह करने वालों को हमने प्रोटीनोप्लास्ट या ल्यूरिनोप्लास्ट कहा था। तो ये इस तरह से हरित लवक के, या इसको हम कहेंगे अन्य जो लवक होते हैं, लवकों के कार्य हम कह सकते हैं। ये कुछ लवकों के कार्य थे, जबकि इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने ये पढ़ा कि ये अर्धस्वायत्तशासी कोशिकांग क्यों कहलाते हैं वो पढ़ा, और ये कौन सी कोशिका जीवाणु कोशिका, ये जो नील हरित कोशिका उससे समानता रखते हैं और इसके प्रमुख कार्य क्या है, ये इस वीडियो में हमने पढ़े थे। और जिन विद्यार्थियों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपने लेटेस्ट वीडियो का प्राप्त हो जाएगा।